नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या विद्यालय धौलपुर। कल की वीडियो में हमने देखा कि उपकल्पना क्या है, उपकल्पना का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और उपकल्पना के कौन कौन से स्रोत देखने को मिलते हैं। आज हम बात करते हैं उपकल्पना कितने प्रकार की होती हैं और उसका सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व देखने को मिलेगा। उपकल्पना, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, कि कोई भी एक ऐसा विचार जो समस्या से संबंधित होता है, जिसकी परीक्षा पुनर्परीक्षा करने का कार्य किया जाता है, उसे जांचने का कार्य किया जाता है कि हमने जो उपकल्पना बनाई है वो सही है या गलत है। उपकल्पना सही भी हो सकती है और उपकल्पना गलत भी हो सकती है। यह हमारा एक अनुमान है। उस अनुमान को हम जांचने का कार्य करते हैं। दोनों ही अवस्था में, चाहे हमारी उपकल्पना सही है या हमारी उपकल्पना गलत साबित होती है, दोनों ही अवस्था में यह अनुसंधान के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे उपकल्पना के प्रकार और उपकल्पना का क्या महत्व देखने को मिलता है। उपकल्पना के प्रकार को मोटे तौर पर हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित और तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुभाविक समरूपता या एकरूपता से संबंधित उपकल्पना क्या होती है। ये उपकल्पना मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, दैनिक जीवन के अनुभव, कहावतें, लोकोक्तियाँ, विश्वास आदि पर आधारित होती हैं। जैसा कि एक सामान्य सी कहावत हमारे देश में, हमारे समाज में प्रचलित है कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, मनुष्यों में नाई और स्त्रियों में मालिन स्त्री बहुत चतुर होते हैं। अब ये हमारे समाज में कहावत प्रचलित है, मान्यता प्रचलित है। यहाँ पर हमें ये जांचने का कार्य करना है कि ये जो कहावत है, ये जो मान्यता है हमारे देश समाज में, क्या वो सही है या गलत है। दूसरा है आदर्श प्रारूप से संबंधित। कुछ उपकल्पनाएं हमारे आदर्श प्रारूप से संबंधित होती हैं। हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इस प्रकार की उपकल्पनाओं का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार की उपकल्पना में प्रायः एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी उपकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थिति की दशाओं से संबंधित होती है। दुर्खिम ने अपनी कृति आत्महत्या में इस प्रकार की उपकल्पना के संबंध में कुछ उदाहरण पेश किए हैं। जैसा आपका मानना है
कि गांव की अपेक्षा नगरों में या शहरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। स्त्रियों की तुलना पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं। ये हमारी धारणा है। हम इस धारणा को चेक करने का कार्य करेंगे, जांच करने का कार्य करेंगे कि हमने जो कल्पना बनाई है वह सही है या गलत है। तीसरी प्रमुख कल्पना विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित है। इसमें किसी भी घटना के घटित होने के अनेक कारण होते हैं, लेकिन उन कारणों में से कोई एक कारण प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक के तौर पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें यह पता लगाना होता है कि कौन सा कारक प्रमुख कारक है और कौन कौन से कारक सहायक कारक माने जा सकते हैं। इसके बाद कुछ सामान्य से प्रकार और बताए गए हैं। प्रमुख 3 ही प्रकार हैं, लेकिन अन्य प्रकार के अंतर्गत जैसे हम कह सकते हैं सकारात्मक कथनों से संबंधित। सकारात्मक यानी हम सकारात्मक सोच रखते हुए जो उपकल्पना का निर्माण करते हैं उसको हम सकारात्मक उपकल्पना के नाम से संबोधित करते हैं। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती हैं, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक श्वेत वस्त्रधारी अपराध करते हैं। ये सकारात्मक कथन है कि हाँ, किसमें ज़्यादा अपराध की दर देखने को मिलती है। दूसरा इसमें बताया गया है नकारात्मक कथनों से संबंधित। इस प्रकार की उपकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते। नहीं यानी जहाँ नहीं नेगेटिव आ जाता है उसको हम नकारात्मक उपकल्पना के नाम से संबोधित करें। इसमें तीसरा है शून्य कथनों से संबंधित उपकल्पना, यानी ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक है। जब इस प्रकार की उपकल्पना देखने को मिलती है तो उसे हम शून्य उपकल्पना के नाम से संबोधित करेंगे। जैसे पुरुष और स्त्रियों में दयालुता में कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता, यानी शून्य है। ना तो हम पुरुष के पक्ष में हैं, ना ही हम महिलाओं के पक्ष में हैं। दोनों में हमें समान सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उसे हम कहते हैं शून्य कथनों से संबंधित उपकल्पना। अब बात करते हैं हम उपकल्पना का क्या महत्व देखने को मिलता है। उपकल्पना जब हम निर्मित कर लेते हैं तो वह हमारे अनुसंधान को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। इसके महत्व को अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा के तौर पर भी स्पष्ट करने का कार्य किया है, जिसमें गूढ़ेहाट ने अपना मत व्यक्त किया है कि एक उपकल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। कोहेन तथा नागेल अपने शब्दों में कहते हैं, एक प्राकल्पना का प्रकार्य हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के लिए पथ प्रदर्शन करना है।
ये कुछ अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया गया है। सामान्य तौर पर उपकल्पना का क्या महत्व देखने को मिलता है, इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला बिंदु है तर्कसंगत निष्कर्ष में सहायक। तर्कसंगत निष्कर्ष कि हम जो भी अध्ययन करते हैं वह तर्कसंगत होता है, यानी घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंधों की खोज की जाती है और निष्कर्ष निकाला जाता है, और उसका जो परिणाम होता है उस परिणाम की परीक्षा पुनर्परीक्षा करने का कार्य भी किया जा सकता है। तो जो निष्कर्ष होते हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, तार्किक होना चाहिए। दूसरी बात है अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। उपकल्पना हमें रास्ता बताने का कार्य करती है कि हमें किस राह पर चलना है, जिससे अनुसंधानकर्ता इधर उधर भटकने से बच जाता है, और जब वो इधर उधर नहीं भटकता तो अपना कम समय में, कम पैसे में, कम मेहनत में अच्छे परिणाम निकालने का कार्य कर सकता है। नेक्स्ट है सिद्धांत निर्माण में सहायक। जब भी कभी हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसकी परीक्षा पुनर्परीक्षा करते हैं, तब हम एक सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं, और यदि ऐसा परीक्षा पुनर्परीक्षा नहीं की जाएगी तो सिद्धांत का निर्माण कदापि संभव नहीं है। उपकल्पना तथ्यों और सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी भी मानी जाती है कि अगर उपकल्पना है तभी सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं समस्या की व्याख्या में सहायक, यानी जो हमारे पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कैसे समझा जाए, हमारे पास कौन कौन से प्राथमिक तथ्य हैं, कौन कौन से द्वितीयक तथ्य हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। जब हमें ज्ञान होगा तभी हम समस्या की ठीक प्रकार से व्याख्या करने का कार्य कर सकते हैं। तो उपकल्पना समस्या की व्याख्या करने में भी सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट इसका बिंदु है अध्ययन की दिशा में सहायक। अध्ययन की दिशा में सहायक, दिशा यानी रास्ता बताना कि एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को किस राह पे चलते हुए अपने अध्ययन का कार्य करना है, जिससे अनुसंधानकर्ता इधर उधर भटकने में अपना समय और शक्ति व्यर्थ खर्च ना करे। तो अच्छी उपकल्पना एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को एक उचित दिशा या मार्गदर्शन करने का कार्य भी करती है। लास्ट बिंदु के तौर पर हम कह सकते हैं उपयोगी तथ्य संकलन में सहायक। अच्छी उपकल्पना अच्छे तथ्य संकलन में सहायक होती है, और वह ही तथ्य हमारे अनुसंधान का प्रमुख आधार होते हैं। अगर ये तथ्य हम वास्तविक तथ्य का संग्रह नहीं कर पाएंगे तो हम सिद्धांत का निर्माण करने का कार्य भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो उपकल्पना के महत्व के तौर पर जाने जाते हैं, और उसी के आधार पर हम अनुसंधान का कार्य करते हैं।